बीआरएस प्रमुख एवं सीएम केसीआर ने कहा है कि वह तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तेलंगाना मॉडल पूरे देश में लागू नहीं हो जाता। वह देश के हर गांव और गली गली में जाएंगे और तेलंगाना की योजनाओं के बारे में बताएंगे। सीएम ने महाराष्ट्र से भारत में बदलाव का आह्वान किया है। केसीआर ने ये टिप्पणियां तब करी जब नागपुर में बीआरएस कार्यालय खोला गया। केसीआर ने तारीफ करते हुए ये कहा है कि किसान कमजोर नहीं है, देश को चलाने वाली मजबूत ताकत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों का अपमान करने वाले को उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। उन्होंने पूछा, क्या देश को चावल देने वाला किसान संसद में कानून नहीं बना सकता है? केसीआर ने कहा, देश की 48% आबादी किसान है। कृषि को प्राथमिकता दी जाए तो 60% लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पर्याप्त सिंचाई, पानी और बिजली उपलब्ध कराना होना चाहिए। महाराष्ट्र का बजट वे 10 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंचना चाहते हैं। केसीआर ने कहा, मध्य प्रदेश में भी लोग बीआरएस की मांग कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 50% लोग यानी कि 42% इस देश में किसान हैं। उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता है और अच्छा सुकून से रहते हैं। इतना बड़ा लाभ यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में? शर्म की बात है। 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहाँ ज्यादा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है। यहाँ से इतनी नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे। वहां किसी ने कहा, भाई यहाँ पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा, अकोला में कौन सा बेहतर है? अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। 75 साल की आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में गड्ढे खोदे हुए, टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन। अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है। पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है। पानी नहीं, बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता। बिजली की कटौती होती है दिल्ली में कई प्रांत में। ये क्या हो रहा है? क्या आखिरकार इसका कारण क्या है? वजह क्या है? मैं किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को आलोचना करना मेरा काम नहीं है। मैं परिस्थितियों का समझने का और समझाने का काम करता हूं। मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात बताता हूं, बीआरएस एक मिशन है। भले ही राजनीतिक पार्टी है, राजनीति एक व्हीकल है जो कि नीतियां बनना है, कानून बनना है तो असेंबली से, पार्लियामेंट से ही बनते हैं, वो हम जानते हैं। आंदोलन कर करके पूरी जनता थक गई है। प्रतिष्ठित G20 कृषि मंत्रियों की बैठक जारी है और यह इस महीने की 17 तारीख तक हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। तेलंगाना राज्य कृषि विभाग ने HICC में आयोजित बैठकों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करी है। कृषि क्षेत्र को लेकर उनके देशों में अपनाई जाने वाली नीतियों पर चर्चा होगी और इसका एक हिस्सा आधुनिक और नवीन तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन होगा। इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, USA, भारत जो G20 का हिस्सा है और 10 देशों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम देशों के कृषि मंत्री भाग ले रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने ये कहा है कि उज्जैन में 9 व 10 जुलाई को महाकाली माता देवी उत्सव भव्य रूप के लिए आयोजित किया जाएगा। बुनालू पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका, पुलिस, राजस्व और वाटर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी गई है। मंत्री ने लंबित कार्यों को तत्काल पूरा करने का आदेश दिया ताकि श्रद्धालु व लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां न हो। उन्होंने ये भी कहा है कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 कतारें लगाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि त्योहार शांतिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के मनाएं। सीसी कैमरे, बैरिकेड्स, पानी की सुविधा और वॉलंटियर्स मिलकर काम करें।
माता देवी बोनालू महोत्सव बिना राजनीति के भव्य रूप से आयोजित किया जाए और उन्होंने कहा कि बोनालू उत्सव के लिए हैदराबाद शहर के सभी मंदिरों को 15 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। दिल्ली में लाल दरवाजा सिंहवाहिनी श्री महाकाली मंदिर समिति के तत्वाधान में मंदिर समिति ने कहा है कि इसी महीने 19, 20 और 21 जून को बोनालू उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा है कि 19 जून को तेलंगाना भवन में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 21 को पोतराजू बोनम भेंट किया जाएगा। माता देवी को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से रेशमी वस्त्र व सोने का बोनम भेंट किया जाएगा। तत्पश्चात आम्बेडकर सभागार में समापन समारोह होगा। ओल्ड सिटी लाल दरवाजा श्री महाकाली बोनालू उत्सव 7 जुलाई से शुरू होगा। राजेंद्र यादव ने कहा कि इस वर्ष 115वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। मंदिर समिति सारी व्यवस्था करेगी। त्योहार के उपलक्ष्य में मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 16 जुलाई को विश्व शांति की कामना हेतु रात्रि में देवी को बोनालू प्रसाद चढ़ाया जाएगा। 17 जुलाई को पुतराजू का स्वागत उस मंच पर होगा जहां भविष्यवाणी सुनी जाएगी। यदाद्री भुवनगिरी जिला गुंडाला और मंडल केंद्र में ग्राम प्रगति दिवस में मंत्री अराबेली दयाकर राव और विधायक गोंगीडी सुनीता ने भाग लिया। मंत्री ने कहा है कि लोग विश्लेषण करें तेलंगाना की स्थापना होने से पहले राज्य की स्थिति क्या थी और अब कैसी है, इसमें क्या फर्क है। मंत्री अराबेली ने कहा कि सीएम केसीआर जैसा विकास करने वाला कोई नेता नहीं है। केंद्र द्वारा राज्य में गांव का ज्यादा विकास नहीं किया गया है। केसीआर के सीएम बनने के बाद उन्होंने गांव को प्रगति का केंद्र बनाया और कांग्रेस और भाजपा पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा गुंडाला मंडल का विकास तेलंगाना आने के बाद ही हुआ है। मंडल को राज्य सरकार द्वारा गोद लिया जा रहा है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम केसीआर द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले शहीद स्मारक स्तूप के कार्यों का निरीक्षण किया है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शहीद स्मारक के निर्माण कार्य की निगरानी करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों की तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम के संबंध में की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ साथ अस्थायी रूट मैप के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करी। पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि तभी सभी वाहन सचिवालय परिसर में ही खड़े किए जाए। इसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले 5000 से अधिक लोक कलाकारों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और बैठने की व्यवस्था, प्रावधान योजना आदि पर चर्चा करी गई है। आईटी मंत्री केटीआर ने मंत्री हरीश राव के साथ सिद्दीपेट में 63 करोड़ की लागत से बने आईटी हब का उद्घाटन किया है और इसी आईटी टावर की स्थापना से 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 4000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि 15 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार के साथ करार किया है और वल्ली सेक्टरों में सिद्दीपेट का विकास हुआ है। अब आईटी की नौकरियां भी आएगी और इसी आईटी टावर के पहले तल पर कैफेटेरिया, प्रयोगशाला, बैठक कक्ष और साक्षात्कार कक्ष है और इसी के लिए शहर के बाहरी इलाके में राजीव रोड पर 63 करोड़ की लागत से 60,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का भवन बनाया गया है। आईटी टावर के पहले फ्लोर में कैफेटेरिया, लैबोरेटरी, मीटिंग रूम और इंटरव्यू रूम है। मंत्री ने कहा कि दूसरी मंजिल में कैबिन, ओपन वर्क स्टेशन और बंद वर्क स्टेशन है। टास्क ट्रेनिंग सेंटर यहाँ स्थित है। तीसरी मंजिल में TSIIC कार्यालय, बोर्ड रूम, वी हब और वर्क स्टेशन है। चौथी मंजिल पर भी वर्क स्टेशन है। सिद्दीपेट आईटी टावर में संचालित उद्योगों को सरकार 2 साल तक रखरखाव, किराया, बिजली बिल और इंटरनेट बिल में छूट दे रही है। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण बहुत कुछ बदला है। जहाँ इससे पहले कितनी चीजें सस्ती थी और हमारा दैनिक जीवन आराम से चल रहा था, वही इसके बाद महंगाई ने पैर पसार लिया है। ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहाँ महंगाई का असर न हुआ हो। आइए यहाँ जानते हैं कि क्या हैदराबाद, बैंगलोर व मुंबई से सस्ता है या फिर महंगा है। हाल ही में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में दुनिया के सबसे महंगे शहरों का पता चला है। रहने की लागत प्रारंभिक मानक है जिसे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में स्थानांतरित करते समय ध्यान में रखा जाता है। 2023 में मर्सर द्वारा जीवन यापन की लागत पर किए गए सर्वेक्षण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों का मूल्यवान जानकारी देने के अलावा अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्य करने वालों के लिए मुआवजे की रणनीति निर्धारित करने में भी मदद मिलती है, जिसे कर्मचारियों द्वारा सुझाव के रूप में लिया जाता है।
भारत के सबसे महंगे शहरों में हैदराबाद 5वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। हालांकि मुंबई महंगाई के चलते चार्ट में सबसे ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद 227 में से 202वें स्थान पर है, जबकि मुंबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 147वें स्थान पर है। हैदराबाद भारत के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सबसे ऊपर है। रहने की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद ने शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के साथ इस वर्ष की रैंकिंग में 200 से अधिक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत के माप के साथ 5 महाद्वीपों के 227 शहर शामिल हैं। रैंकिंग करते समय आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त डेटा सरकारों और प्रमुख कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों की क्रय शक्ति की रक्षा के लिए उपयोगी होता है। जब उन्हें विदेश में स्थानांतरित किया जाता है, उच्च मुद्रास्फीति और बाजार में उतार चढ़ाव दुनिया भर में रहने की लागत को प्रभावित करते हैं, हमारी क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार चढ़ाव सीधे अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के वेतन और बचत को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में आवास की लागत मुंबई की तुलना में कम है, जबकि आवास की लागत कोलकाता में सबसे कम है। सर्वेक्षण कहता है कि किराए की कीमतें पूरे भारतीय शहरों में बढ़ी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा उछाल मुंबई में देखा गया। हैदराबाद और कोलकाता में किराए की दरों में मामूली वृद्धि देखी गई है, जबकि बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे और चेन्नई में आवास की किराए में मामूली वृद्धि हुई है। हांगकांग ने पिछले साल की तरह एक बार फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है, और इसी के बाद सिंगापुर है, जिसने पिछले साल से 6 पायदान की छलांग लगाई और ज्यूरिख को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है। पिछले साल के मध्य में मुद्रा के अवमूल्यन और इसी के बाद सिंगापुर है, जिसने पिछले साल से 6 पायदान की छलांग लगाई है और ज्यूरिख को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। पिछले साल के मध्य में मुद्रा के अवमूल्यन के कारण हवाना पिछले साल से 83 स्थानों पर गिरा है, जिससे यह पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद के साथ सबसे कम खर्चीला शहरों में से एक बन गया है। न्यूयॉर्क शहर का उपयोग सभी शहर रैंकिंग तुलनाओं के लिए आधार शहर के रूप में किया जाता है। करेंसी मूवमेंट को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। सर्वेक्षण में 400 से अधिक शहर शामिल है। मर्सर के रहने और किराए के आवास की लागत की तुलना में उपयोग किए गए आंकड़े मार्च 2023 में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त हुए हैं। पदयात्रा कैंप में कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्का के जन्मदिन पर जश्न का माहौल रहा। जनमार्च पदयात्रा के अंतर्गत नलगोंडा विधानसभा क्षेत्र के चन्नाराम में भट्टी का जन्मदिन साधारण तौर पर मनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों द्वारा पीपल्स मार्च पदयात्रा शिविर में सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का का जन्मदिन समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। उन्होंने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया है। जिला डीसीपी अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी विशेष रूप से भट्टी विक्रमार्का के फोटो वाला केक लेकर आए हैं। पदयात्रा शिविर में सभी ने एक साथ आपको भट्टी विक्रमार्का को जन्मदिन की बधाई दी है। बाद में भट्टी विक्रमार्का ने प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटा और इसी मौके पर कुछ प्रशंसकों ने सीएम भट्टी के नारे लगाए और तुरंत भट्टी विक्रमार्का ने हस्तक्षेप किया और कहा, हम सभी सोनिया अम्मा के मार्गदर्शन में काम करने वाले कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षित सैनिक हैं। मेडचल जिले के घटकेसर पुलिस स्टेशन अंतर्गत केपाल चेक पोस्ट के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और यह चेक पोस्ट यादाद्री जिले और मेडचल जिले की सीमा बन गया है। पुलिस ने यह कहा है कि बकरीद के मद्देनजर गायों की बुचट खाने के लिए ढुलाई पर लगाम लगाने हेतु यह पैकेटिंग आयोजित करी गई है।
मल्काजगिरी डीसीपी जानकी और एसीपी नरेश रेड्डी ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। पुलिस ने कहा गायों की बुचट खाने के लिए ढुलाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गायों को ले जाने वाले वाहनों को पकड़कर अगर कोई और कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये खुलासा किया। यह पैकेटिंग उच्च पुलिस अधिकारियों के आदेश अनुसार घटकेज सीआई महेंद्र रेड्डी और एसएसए के निर्देशन में चलाई गई है। आलबी नगर स्थित अरुणा अस्पताल में निश्चित घटना हुई। गर्भवती होने वाली शिवानी डिलीवरी के लिए अरुणा अस्पताल आई थी। शिवानी की डिलीवरी नहीं होने पर डॉक्टर ने हेवी डोज इंजेक्शन दिया। नतीजतन बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। शिवानी के परिवार वालों ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने भुवनगिरी जिले के राजगिरी में आरआरआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करी है। किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजना केसीआर की निर्कुशलता अत्याचार की निशानी बताई जाती है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सरकार बिकाऊ दलालों जैसी हो गई है। भाजपा सड़कों और परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा किसी एक गांव की जमीन हड़पना ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा उन्हें करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने और लाखों रुपए देने का अधिकार किसने दिया। क्षेत्रीय रिंग रोड के कारण दलालों, रियल्टरों और राजनेताओं को पैसा कमाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। किसानों को बेड़ियों में जकड़ने वाली कोई भी सरकार टिक नहीं सकती है। थोड़ा चलोगे तो पैरों में दर्द होता है। हमें लगता है कि काम करने के बाद हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं। केवल पैर और हाथ ही नहीं बल्कि हृदय को छोड़कर शरीर का हर अंग हर दिन किसी न किसी बिंदु पर आराम करता है। माँ के गर्भ में जन्म के चौथे हफ्ते में दिल धड़कने लगता है और तब से लगातार बिना थके काम करता रहता है। अगर एक पल के लिए भी यह लय से बाहर हो जाए तो जिंदगी उल्टी हो जाती है। मनुष्य का पूरा जीवन उसके हृदय के स्वास्थ्य पर उतना ही निर्भर करता है। यह चिंताजनक है कि दिल का दौरा उम्र की परवाह किए बिना मृत्यु का प्रमुख कारण है। दरअसल अब हम इसे खबरों में देखकर इसे एक गंभीर समस्या मान रहे हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि यह कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। पिछले मार्च में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट का हवाला दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 में देश में 1/3 मौतें हृदय रोग के कारण हुई है और वर्ष 1990-2016 के बीच हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या 15 से बढ़कर 28% हो गई है। पिछले 8 सालों में इसमें और इजाफा हुआ है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग के जोखिम में इस वृद्धि का मुख्य कारण जीवन शैली के मुद्दे जैसे तंबाकू, शराब, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक व्यायाम की कमी और फिटनेस के लिए अधिक काम करना है। और एक 16 साल के लड़के को जिससे ऐसी कोई आदत नहीं थी क्यों हो गई? दूसरे शब्दों में ICMR की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला एक रक्त हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला रक्त सभी क्षेत्रों में पहुंच पाता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। हृदय खराब रक्त को अंगों से फेफड़ों तक ले जाकर और अच्छे रक्त को ऑक्सीजन से भरकर सभी अंगों में भेजकर जीवन को बनाए रखता है और इसी के लिए नियमित रूप से रक्त पंप करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है। इसमें रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं बिना किसी रुकावट के स्वस्थ हो और इसीलिए हृदय और रक्त वाहिकाओं को मिलाकर कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का स्वास्थ्य हमारे जीवन को बनाए रखता है। सभी रिसर्चों से यह निष्कर्ष निकाला है कि जीवन शैली में बदलाव दुनिया भर में हृदय रोगों की बढ़ती संख्या का मुख्य दुश्मन है। प्रोफेशनल जॉब में तनाव, देर से खाना, हाई फैट वाले बाहर के खाने का निर्भर रहना और दिन भर खाली बैठना, देर से सोना और कम घंटों की नींद लेना, ये सब चीज़ें हैं जो हम इस लाइफस्टाइल में अभ्यस्त होते जा रहे हैं।
पीढ़ी, लेकिन हमें पता नहीं है वे अप्रत्यक्ष रूप से दिल को नुकसान पहुंचा रही हैं। आकर्षक पैकेज में आने वाली मिठाइयाँ, शीतल पेय और मीठे फलों के रस शरीर में मुक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाते हैं। यदि यह 5% से अधिक हो जाए तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने से तनाव और बीपी बढ़ता है। सभी मिलकर हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। पढ़ाई और नौकरी का तनाव डिप्रेशन का कारण बन रहा है। जब आप उदास होते हैं तो हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे में शराब पीने और नींद न आने जैसी आदतों में पड़ना स्वाभाविक है। सब एक साथ यह दिल के लिए रेगुलेटिंग है, जबकि अध्ययनों से ये पता चलता है कि उच्च तापमान और कम तापमान और वायु प्रदूषण दिल के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने साबित कर दिया है उत्सव के हिस्से के रूप में डीजे के नाम पर हम जो ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं वह घातक है। आमतौर पर हम जो ध्वनियां सुनते हैं वे 65 डेसिबल से अधिक नहीं होती है। कान 3 मिनट से ज्यादा 100 से 120 डेसिबल डीजे की आवाज नहीं सह सकते। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले लोगों के लिए शोर जानलेवा है। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस नेताओं से मिलने जाएंगे तो क्या वे किसानों के हाथ में हथकड़ी लगा देंगे। उन्होंने कहा तेलंगाना में किसानों की मुश्किलें किसी भी राज्य में नहीं है। महेश कुमार ने कहा उस समय खम्मम के किसानों को हथकड़ियां नहीं लगाई जाती थी। महेश कुमार गौड़ ने आलोचना करी कि अब भुवनगिरी के किसानों को बेड़ियां लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य में किसानों के लिए बेड़ी बनाने वाले देश में किसान साम्राज्य लाएंगे? क्या सुनहरे तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या होगी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सनसनीखेज बयान दिया है। बीआरएस के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। बीआरएस विधायकों ने कहा वे भाजपा में शामिल होने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कुतुबुल्लापुर में भाजपा पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। संजय ने कमेंट किया कि 4 कारपोरेटर बीआरएस नेताओं के संपर्क में है तो 25 विधायक उनके संपर्क में है। बीआरएस कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने टिप्पणी करी केसीआर हर महीने 30 कांग्रेस उम्मीदवारों को पैसे दे रही है और बीआरएस कांग्रेस के प्रायोजक के रूप में काम कर रही है। उसने कहा धरनी से गरीबों का नाश हो रहा है। धरनी दिनों के लिए अभिशाप बन गई है। संजय ने केसीआर से पूछा धरनी पोर्टल और रेतु बंधु के बीच क्या संबंध है। तेलंगाना में बीआरएस की दुकान बंद रहेगी। जिस कांग्रेस के पास उपचुनाव में कोई जमा राशि नहीं है वह बीआरएस का विकल्प कैसे हो सकती है। यह उल्लेख किया गया कि कांग्रेस ने जेएमसी चुनाव में केवल 2 सीटें जीती थी। अंबरपेट बीआरएस पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी एडला सुधाकर रेड्डी ने नलागुंटा डिवीजन की पूर्व कारपोरेटर गरिगंटी श्रीदेवी रमेश के घर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिगंटी रमेश ने सिर्फ दलित बंधु योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विधायक कालेरू वेंकटेश जिन पर आरोप लगाया गया तो उसकी जांच की जानी थी, लेकिन सवाल करने पर कुछ दलितों पर ही हमला क्यों किया गया और दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने दलित बंधु योजना लाई है, लेकिन इसमें अनियमितताएं बरती गई है। विधायक कलेरू वेंकटेश पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के घर पर हमला करने का आरोप है क्योंकि उन्हें डर है उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। कालेरू वेंकटेश को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलेगा। कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया है वे उनकी जीत के लिए बिना काम किए घर बैठेंगे। गरिगंटी श्रीदेवी रमेश ने आरोप लगाया विधायक कालेरू वेंकटेश ने उनके घर पर हमला इसलिए करवाया क्योंकि उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का डर है। उन्होंने डिवीजन के सभी दलितों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी है सिवाय इसके कि यह योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा क्षेत्र के कई दलित गरीब लोगों ने शिकायत करी है, दलित बंधु का लाभ उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने रोष व्यक्त किया, पूछताछ करी और हमला कर देंगे। उन्होंने कहा वह इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है और इसकी शिकायत नगर पुलिस आयुक्त से करेंगे। कार्यकर्ता बोया वेंकटरमण्या ने दावा किया कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र की दलित बंधु योजना में अनियमितताएं बरती गई है। उन्होंने मांग करी विधायक कालेरू वेंकटेश द्वारा दलित बंधु योजना के अंतर्गत 3 लोगों को ही करोड़ों रुपए की संपत्ति देकर प्रत्येक लाभार्थी से 1 से 3 लाख रुपए वसूले जाने के आरोप की व्यापक जांच की जाए।